चलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.5 लेके आया हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। मतलब देयर आर 4 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं आपको, और आपको बताना है यहाँ पे, क्या बताना है यहाँ पे, कि किस पेयर का सॉल्यूशन यूनिक है, किसका नो सॉल्यूशन है और किसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, आपके सिलेबस में सॉल्यूशंस जो दिए गए हैं वो 3 टाइप के दिए गए हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि किसका यूनिक सॉल्यूशन है, किसका नो सॉल्यूशन है और किसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है? तो सबसे पहले तो यही पता लगाना है। और जो आपके मेथड बने हुए हैं, जो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड बना हुआ है, क्लियर है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बना हुआ है, वो किसके लिए बना हुआ है? यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि x और y यदि वेरिएबल दिए गए हैं, इसमें क्या है, x और y वेरिएबल है, तो x की भी एक ही वैल्यू हो और y की भी एक ही वैल्यू हो। तो वैल्यू कोई भी हो सकती है, लेकिन वन वैल्यू हो, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इसलिए उसको यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। और नो सॉल्यूशन मतलब x और y की कोई वैल्यूज ना हो जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाए। क्लियर है? और थर्ड है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो आप कैसे पता करेंगे? सबसे पहली तो बात ये होती है, ठीक है ना। तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। किसका स्टैंडर्ड फॉर्म? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसको आप देखेंगे। तो देखिए, स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? वेयर a1 एंड a2 ये क्या है? कोफिशिएंट्स ऑफ x है। v1 एंड b2 कोफिशिएंट्स ऑफ y एंड c1 c2 जो है वो कांस्टेंट टर्म। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया हो? तो देखिए, सबसे पहली कहानी जो है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2, a1 और a2 का जो रेशियो है वो b1 और b2 के रेशियो, b1 अपॉन b2, ठीक है ना। मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्लियर है? ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगर ये आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज आप निकाल लेंगे कंपेयरिंग करके, ठीक है ना, और फिर इस तरीके से आप फाइंड करेंगे अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। किसकी वैल्यू? a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन यूनिक होगा तो फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। किससे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि अभी मैं बताने वाला हूं आपको। ठीक है। सेकंड कंडीशन जो आपकी है वो है फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या है? a1 अपॉन a2 इसकी वैल्यू b1 अपॉन b2 के इक्वल हो जाएगी, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2।
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने मिल रही है तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा? नो सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? थर्ड कंडीशन जो आपकी आ रही है, थर्ड कंडीशन क्या है कि फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो इसके लिए कंडीशन क्या है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। मतलब A1 अपॉन A2 की वैल्यू, B1 अपॉन B2 की वैल्यू और C1 अपॉन C2 की वैल्यू तीनों सेम होनी चाहिए। अगर तीनों सेम आती हैं तो सॉल्यूशंस कैसे होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो इन कंडीशंस को आप जो है माइंड में फीड कीजिए। क्लियर है? आया समझ में कि नहीं आ रही? इन कंडीशंस को आप जो है माइंड में फिट कर लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा? अगर ये सेटिस्फाई करती है इनमें से तीनों में से कोई एक तो वही सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। फॉर नो सॉल्यूशन A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्लियर है कहानी? जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप कंपेयरिंग करेंगे इससे, तो कंपेयरिंग करेंगे तो हेयर A1 की वैल्यू क्या आई? यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानते हैं अपन लोग? 1। क्लियर है? B1 की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 3, कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 3 एंड C1 की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 3। A2 की वैल्यू क्या आएगी? 3, B2 की वैल्यू क्या आएगी? माइनस के 9 एंड C2 की वैल्यू क्या आएगी? माइनस के 2। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब अपन लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? सबसे पहले A1 अपॉन A2 निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन 3, कैंसिलेशन तो होगा नहीं। फिर अपन लोग क्या करेंगे? B1 अपॉन B2 निकालेंगे तो माइनस 3 अपॉन माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 1 जा 3 3 जा, मतलब ये भी 1 अपॉन 3 आ गया। ठीक है? क्लियर है कहानी? फिर अपन लोग C1 अपॉन C2 निकालेंगे तो माइनस 3 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब क्या है? 3 अपॉन 2 आया। ठीक है? तो आप गौर से देखिए, इसमें A1 अपॉन A2 की वैल्यू 1 अपॉन 3 है, B1 अपॉन B2 की वैल्यू 1 अपॉन 3 है, लेकिन C1 अपॉन C2 की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन 2। मतलब हम अगर इसको जो है यहाँ से यहाँ लिख रहे हैं हम, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे? सिंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 तो इक्वल है, लेकिन C1 अपॉन C2 उसके इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। क्या होगा? और उन्होंने कहा, क्या कहा? इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन हो तो फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है। अगर नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आता है तो नहीं करना है। तो सबसे पहले तो आपको इन कंडीशंस को माइंड में फीड करना है कि ये कंडीशंस आपकी बताती हैं। क्लियर है? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? क्लियर हो गया? सबसे पहले आप चेक कर लेंगे इस तरीके से, कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से। A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकालेंगे, A1 अपॉन B2 फाइंड करेंगे, B1 अपॉन B2 फाइंड करेंगे, C1 अपॉन C2, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्लियर है? फिर देखेंगे कि किसकी किसकी वैल्यू इक्वल आ रही है और उसी हिसाब से कंडीशन लग जाएंगी। 3 कंडीशन है आपकी, ये। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलिए नोट कर लीजिए, आप लोग भी वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हो गया?
क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन कंडीशंस को माइंड में रखिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। क्लियर है। सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 2x प्लस वाई, 5 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3x प्लस 2y, 8 इस साइड लाएंगे तो माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है। आप कंपेयरिंग करेंगे तो हेयर a1 की वैल्यू क्या आएगी 2, b1 की वैल्यू क्या आएगी, क्यों भाई क्या आएगी 1, एंड c1 की वैल्यू माइनस के 5। माइनस नहीं छोड़ना, ठीक है ना, माइनस जो है नहीं छोड़ना, ठीक है ना। a2 जो है 3, b2 जो है 2 और c2 कितना है -8। क्लियर है। विद साइन जाएगा, प्लस वाले को लिखते नहीं है कि माइनस नहीं छोड़ना। अब यहाँ पे करेंगे अपन लोग, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले a1 अपॉन a2 फाइंड करते हैं। तो a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा 2/3। फिर b1 अपॉन b2 फाइंड करते हैं 1/2। c1 अपॉन c2 फाइंड करते हैं तो -5 अपॉन -8, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्या बचा 5/8। तो गौर से देखिए यहाँ पे a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। ये 2/3 है, 1/2 है, ठीक है ना। क्या है, ये 2/3 है, ये 1/2 है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। और जब यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर इसको फाइंड करना है, किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो पहले आप इसको इतना नोट कीजिए, फिर मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझाता हूँ। क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है वो आपको समझा रहा हूँ, पहले इतना नोट कीजिए आप। हो गया। चलिए यहां मिटा देता हूं ये। क्वेश्चन तो नोट कर ही लिया होगा, बुक है ही सभी के पास, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए क्या कहता है, सबसे पहले आपके पास, अगर मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशंस की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर आपके पास ये गिवन है, इक्वेशन इस रूप में गिवन, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, y लिखेंगे और 1 लिखेंगे। x के लिए क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे b1 v2, और यहाँ पे c1 c2, और यहाँ पे a1 a2, और यहाँ पे फिर से b1 b2। कैसे आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले b c a b स्टार्ट कहाँ से करना है, a से स्टार्ट नहीं करना है, b से, b c a b साइकिल ऑर्डर में, b c a b, जैसे साइकिल नहीं होती
यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है, ए बी सी, तो हमें बी सी ए फिर बी, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, बी सी ए बी। क्लियर है? एक्स के लिए क्या करेंगे, बी सी, वाई के लिए सी ए और वन के लिए ए बी। क्लियर है कहानी? अब देखिए यहाँ पे इसका और इसका क्रॉस करेंगे, इसका और इसका क्रॉस करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जाएंगे तो यहां पे कहानी क्या आएगी, एक्स लिखा जाएगा। तो देखिए यहां पे B1C2, इसका मल्टीप्लाई यहां पे होगा तो B1C2, ठीक है, और फिर B2C1, B2C1, और यहां पे साइन आएगा माइनस का। क्लियर है? B1C2 माइनस B2C1। पहले आपको इधर वाला लीडिंग डायगोनल, ये लीडिंग डायगोनल कहलाता है, ये कहलाता है लीडिंग डायगोनल। पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, बाद में इसका, फिर इक्वल का साइन आएगा यहां पे y C1A2, और फिर माइनस आएगा C2A1, ठीक है। फिर यहां पे 1/A1B2 माइनस A2B1, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। फॉर वैल्यू ऑफ x, गौर से देखिए आप, x की वैल्यू के लिए आपको x वाला और ये वाला लेना है, ये कांस्टेंट आएगा पूरा और ये x वाला वेरिएबल वाला ये। तो देखिए इन इसको भूल जाइए कुछ देर के लिए, तो ये इसके इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। फिर कहानी देखिए, फॉर वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू के लिए देखिए इन दोनों को लेना पड़ेगा, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्या आएगी, C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। दोनों के अपॉन में क्या आ रहा है कहानी, देखिए दोनों के अपॉन में क्या कहानी आ रही है, A1B2 माइनस A2B1 आ रही है। मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए, रियल वैल्यूज के लिए ये जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये कहानी का, वेयर इफ A1B2 माइनस A2B1 डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, A1B2 अगर मैं इसको उस साइड लेके चला जाऊं तो प्लस का हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू A2B1। मैं इसको A2 को नहीं चला तो 1/A2, और यहाँ पे B1 B2 यहाँ चला जाएगा B1/B2। ये किसकी कंडीशन आ गई, यूनिक सॉल्यूशन की। और देखिए अगर ऐसी कंडीशन है तो x की भी एक ही वैल्यू आ रही है, y की भी एक ही वैल्यू आ रही है, बात समझे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वैलिडिटी डिपेंड करती है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, विच मीन्स A1B2 डज नॉट इक्वल टू A2B1। इसका मतलब A1B2 माइनस A2B1 डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया, अगर ये चीज जीरो हो गई तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं, कुछ भी रख दो आप, तो इसकी वैलिडिटी काय के लिए है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। बात समझे। स्टार्ट कहाँ से करना है, फिर से फोकस कीजिए, x y और 1 लिख लेंगे, x y 1। सबसे पहले तो आपका ये इस फॉर्म में होना चाहिए, इक्वेशन जो है इस फॉर्म में होना चाहिए। तो x y और 1 क्लियर है। x y 1 हो गया तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2 B C A B, B1 B2 से स्टार्ट करना है। क्लियर है। x के लिए क्या है, B1 B2 C1 C2, y के लिए C1 A2 C2 A1 A2, 1 के लिए A1 A2 B1 B2। फिर क्रॉस करना है आपस में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। करने के बाद क्या करना है, लीडिंग डायगोनल का पहले ये इस तरफ वाला जो डायगोनल होता है वो लीडिंग होता है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, बीच में माइनस साइन आएगा। वैल्यू माइनस में हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, बीच में माइनस साइन आएगा। क्लियर है कहानी। तो इसको नोट कीजिए सबसे पहले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आ सकता है आपका एक्स और वाई की वैल्यू, और डायरेक्टली निकालने के लिए फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, ठीक है ना। और फिर इस क्वेश्चन को करते हैं बल्लू, ठीक है, क्योंकि इसका क्या निकला है, यूनिक सॉल्यूशन निकला है। आएगा समझ में, इसका यूनिक सॉल्यूशन निकला है, इस वजह से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में से इसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए।
तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन आया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, x y और 1, ठीक है ना। कहाँ से स्टार्ट करना है, b1 b2 से। तो देखो 1 2 -5 -8, अगर यहाँ से आपको नहीं निकाला तो यहीं डायरेक्ट कर सकते हैं। 1 2 -5 -8, 20 से स्टार्ट करना है। क्या 1 2 -5 माइनस का 8, फिर b1 b2 c1 c2, फिर a1 a2, तो 2 3 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा 1 2। क्लियर है। इन्हें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे ही करेंगे तो क्या आएगा, x अपॉन -8 इंटू 1 माइनस का 8, ठीक है, ये आया। बीच में लगाएंगे -2 इंटू -5 -10, ये हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे y -5 इंटू 3 -15 माइनस इंटू 2 -8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 जा 4 -3 1 जा 3। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे x अपॉन माइनस का 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 10, y अपॉन माइनस का 15 माइनस इंटू माइनस प्लस 16, 1 अपॉन 4 - 3 1। फिर देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 10 - 8 कितना हो जाएगा 2, y अपॉन 16 - 15 1, 1 अपॉन 1। क्लियर है। फॉर वैल्यू ऑफ x की वैल्यू के लिए x अपॉन 2 इक्वल टू क्या लिया जाएगा, इसको और इसको 1 अपॉन 1, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या जाएगी 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 2, नीचे वाले 1 को लिखेंगे नहीं। फॉर वैल्यू ऑफ y, तो इसको लिया जाएगा, तो y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1, नीचे वाले 1 को लिखते नहीं है, तो y इक्वल टू 1। क्यों नहीं लिखते हैं नीचे वाले 1 को, तो 1 से डिवाइड करने पर वही वैल्यू आती है। अब सोचिए कितना इजी मेथड है ये, समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर है। तो अदर स्टेट बोर्ड जो है आपकी CBSE के अलावा, ठीक है, उनमें शायद होगा, क्लियर है, लेकिन CBSE में 2022 और 2023 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये चेक करने के लिए आ सकते हैं, क्या चेक करने के लिए आ सकते हैं कि पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है कि नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, और बाकी जो 2 बचे क्वेश्चंस हैं उनको भी आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अपने मन से लगाइए। 4th नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, फर्स्ट का 3rd, 3x - 5y इज इक्वल टू 20 एंड 6x - 10y इज इक्वल टू 40। क्लियर। तो हेयर सबसे पहले इसको स्टैंड फॉर्म में लिख लें, तो 3x - 5y क्या आ जाएगा माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। इस साइड ले आएंगे 20 को, यहाँ पे 6x - 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब हेयर a1 इक्वल टू 3,
B1 इक्वल टू -5 एंड C1 इक्वल टू -20, A2 इक्वल टू 6, V2 इक्वल टू -10 एंड C2 इक्वल टू -40। क्लियर? अब जो है A1 अपॉन A2 क्या आएगा 3/6, 3 बन जा 3 2 जा यानी कि 1/2, B1 अपॉन B2 तो -5 अपॉन -10, तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 बन जाए एंड 5 2 जा तो ये भी 1/2 आ गया। C1 अपॉन C2 तो ये क्या है माइनस के 20 अपॉन माइनस के 40, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 बन जाए 22 जा तो ये भी 1/2 आ गया। तो सिंस A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो देयरफॉर ये तीनों चीज़ें इक्वल आ गई। देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ infinitely many solutions। क्लियर है? आया समझ में? इस तरीके से, और फिर इसको सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है x - 3y - 7 इक्वल टू 0, x - 3y - 7 इक्वल टू 0 एंड 3x - 3y - 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपेयरिंग करेंगे तो A1 की वैल्यू 1, B1 की x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है यहाँ पे तो 1 माना जाएगा, A1 की वैल्यू 1, B1 कितना जाएगा -3 एंड C1 -7, A2 3, B2 -3 एंड C2 -15। क्लियर है? तो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। क्लियर है? तो यहाँ पे कहानी क्या हो जाएगी, A1 अपॉन A2 1/3, B1 अपॉन B2 -3 अपॉन -3 कैंसिल आउट तो 1/1 एंड C1 अपॉन C2 -7 अपॉन -15 कैंसिल आउट, क्या आएगा 7/15। तो गौर से देखिए आप कि A1 अपॉन सिंस A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, वैल्यू इक्वल नहीं है, 1/3 1 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है ना, 1/1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, और जब यूनिक सॉल्यूशन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, x लिखेंगे, y लिखेंगे और 1 लिखेंगे। क्लियर है? कहाँ से स्टार्ट करेंगे, B1 B2 से, तो -3 फिर -7 -15 फिर 1 3 और फिर -3 B1 B2 C1 C2 A1 A2 फिर B1 B2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनका। तो देखिए x के अपॉन में क्या आएगा, -3 इंटू -15 प्लस का 45 -3 इंटू -7 प्लस का 21 यानी 45 -21। ठीक है, अब y इक्वल टू -7 इंटू -3 -7 इंटू 3 माइनस का 21, माइनस का साइन लगाया जाएगा और -15 इंटू 1 माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/, -3 इंटू 1 -3 -3 इंटू -3 माइनस का 9। क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया समझ में? चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन 45 माइनस 21 कितना बचेगा, 24। ठीक है ना, y अपॉन माइनस का 21 और प्लस का हो जाएगा 15, माइनस इंटू माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 और प्लस का 9। तो x अपॉन 24
वाई अपॉन -21 प्लस 15 माइनस का 6 1 अपॉन 9 - 3 कितना आ जाएगा 6 फॉर वैल्यू ऑफ x की वैल्यू के लिए इसको लिया जाएगा x अपॉन 24 1 अपॉन 6 बन जा 6 4 जा तो x इक्वल टू 4 बन जा 4 x की वैल्यू क्या आ गई 4 क्लियर है। फॉर वैल्यू ऑफ y तो y अपॉन -6 इक्वल टू 1 अपॉन 6 से 6 कैंसिल आउट यहाँ पे -1 बचा तो y -1 का मल्टीप्लाई 1 में तो -1 आ जाएगा तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -1 ये आपका सॉल्यूशन होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करते हैं ये आपको आ गया। और रफ वर्क करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत ही प्रॉफिटेबल है। क्लियर है, आया समझ में आप लोगों को। वीडियो को रोकिए और नोट कर लीजिए।